तो सर शुरू करें। प्रारंभ आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम। आप बोलिए। अरे सर सर आज हम लोग अरे डर बहुत लग रहा है। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं। ब्लैक स्क्वायर थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच जुड़े हैं भारत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, गंभीर अभिनेता, विशेषकर मैं कहना चाहूंगी श्री M.K. रैना जी। M.K. रैना जी आज विशेष दिन हमारे साथ जुड़े हैं, जिस दिन का अपने आप में महत्व है। आज जर्मनी के महान रंगचिंतक, कवि, निर्देशक बर्तोल्ट ब्रेख्त की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन बर्तोल्ट ब्रेख्त हम इस दुनिया को अलविदा कह गए थे 14 अगस्त 1956 को, और दे गए थे हमें बहुत ही हाँ मैम। रचनात्मक, सृजनात्मक कृतियों को। तो जैसा कि आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार आज हमारे बीच महत्वपूर्ण अतिथि जुड़े हैं। उनका एक संक्षिप्त परिचय हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके बीच मैं कराना चाहूंगी, सर आपकी आज्ञा से। भारत के सुप्रसिद्ध सच सच बोल अभिनेता, देना, सब सच बोल जी देना। जी जी, भारत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक महाराज कृष्ण रैना जी विगत 50 वर्षों से रंगमंच और गंभीर फिल्मों में सक्रिय हैं। कश्मीर के मूल निवासी श्री M.K. रैना जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक करने के बाद देश भर में ग्रामीण और शहरी रंगमंच के अंतर संबंध की एक अनूठी शैली को विकसित की है। साथ ही कश्मीर का लोक नाट्य भाड़ पाथेर को अपने रंगमंच से जोड़कर पुनर्जीवित भी किया है। आपने देश विदेश के विभिन्न नाट्य संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई USA आदि में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जाते रहे हैं। आप सामाजिक सांस्कृतिक सहमत नाट्य दल के संस्थापक हैं। आपने 13 भाषाओं में 130 से अधिक नाटकों का निर्माण ही नहीं, बल्कि एक अभिनेता के रूप में 100 से अधिक नाटकों में अभिनय एवं यादगार प्रस्तुतियों का निर्देशन भी किया है, जिसमें कबीरा खड़ा बाजार में, करमवाली, लोअर डेफ्थ, परी कुक, द मदर जो कि ब्रेख्त का नाटक है, अंधा युग आदि प्रस्तुत हैं। इनकी प्रस्तुतियों को आपने कई विदेशों में भी इसे प्रस्तुत किया है, जिसमें जर्मनी, USSR आदि है। आपके द्वारा अभिनीत फिल्में 27 डाउन, सतह से उठता आदमी, एक रुका हुआ फैसला, तमस, तितली, उत्पत्ति, तरंग तथा तारे जमीन पर आदि एक लंबी सूची है जिन महत्वपूर्ण फिल्मों में आपने अभिनय किया है। आपने विभिन्न डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म का भी निर्माण किया है, जिसे भारत के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जा चुका है। आपको भारत के राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से तथा साहित्य कला परिषद सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही देश विदेश के अनेक पुरस्कारों व सम्मान तथा भारत के सर्वोच्च रंगमंच पुरस्कारों में से एक जीवन भर लाइफ अचीवमेंट की उपलब्धि के लिए बीबी कारण पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो सर, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हम आपको पुनः ब्लैक स्क्वायर थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 20 में आमंत्रित करते हैं, जैसा कि विषय है ब्रेख्त और हिंदी रंगमंच। तो सर, हम चाहेंगे आप अपनी बात शुरू करें। धन्यवाद। पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम कि हिंदी जगत में वेबिनार्स हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और थिएटर वाले कर रहे हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। तो आप लोगों ने एक विषय भी दिया है, तो आप लोगों ने मुझे एक महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट दिया है कि बर्टोल्ट ब्रेख्त पे बात की जाए आज। बर्टोल्ट ब्रेख्त, उदाहरण एक देता हूँ। जैसे उसमें कहा गया है कि अगर कारखाना है, आप मालिक हैं, आप कहते हैं मैं मालिक हूँ, लेकिन अगर आपके पास मजदूर नहीं हुए तो आपके कारखाना क्या है? जंक है, कुछ नहीं है। अगर आप पैसे लगाते हैं, हम भी अपना खून पसीना लगाते हैं, तो ये पार्टनरशिप में है। तो ऐसा नहीं है कि
आप ही सब करेंगे और आप ही सब खाएंगे, यू हैव टू शेयर इट। उस वक्त तब ये भी होता था कि अगर आपको पता होगा रशिया में सर्फडम था, गुलामी थी, लिटरली गुलामी, कोई हक नहीं था आवाम का। तो वो सारा इनकलाब आए, आप फ्रांस में इनकलाब आया, जर्मनी में आया, स्पेन में आया, इटली में आया, धीरे धीरे ये पहुंच गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उधर अपना नॉर्वे, स्वीडन वगैरह सब जगह पहुंच गया। ये जब हुआ, डेमोक्रेसी की बातें होने लगी, थोड़ी समझ आई कि भाई नहीं, गॉड इज नॉट माई फेट, वही मेरा सब कुछ नहीं करेगा, आदमी ही मेरा फेट बनाता है, आदमी मेरा मिटाता है, वही जरूरी है, उसी पर कंसंट्रेट किया जाए। तो इसमें यह हुआ कि नजरिया बदल गया लोगों का। जब ये लड़ाइयाँ होंगी नजरिया, दूसरा दृष्टिकोण आया। दृष्टिकोण यह आया जैसे कि अब उस वक्त जैसे आप देखिए, आप यहाँ पर आप पता नहीं कितने भक्तजन हैं, कभी सवाल करते हैं अपने आप से, जब आप भक्ति का भाव में आते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी जो महाभारत की लड़ाई हुई, लाखों की फौज थी, है ना, कितनी अक्षौणी सेनाएं थी, इतने घोड़े थे, घोड़ों पे घुड़सवार थे, इतने तीर थे, इतने भाले थे, इतने वो क्या कहते हैं वो क्या ब्रह्मास्त्र थे, सब कुछ थे। तो आप समझते हैं, अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि ये भारतवर्ष में ही हुआ ना? कि हाँ, भारतवर्ष में तो हुआ। अच्छा ये बताए, इतना स्टील कहाँ से निकला? क्या हमारे पास उस वक्त वो टेक्नोलॉजी, क्या हम इतना स्टील बना सकते थे? हमें उस वक्त वो ये समझ भी थी? ये आप कह सकें हाँ था? नो, अकॉर्डिंग टू द डायलेक्टिक्स कहती है मटीरियल दिखाओ, मटीरियल एविडेंस चाहिए, जिस तरह मर्डर में चाहिए। जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, इन्वेस्टिगेट वेयर द आयरन ओर, कितना आयरन ओर था हमारे पास? आप कहते हैं घोड़े थे, घोड़े थे ही नहीं तो उस वक्त हाथी थे, घोड़े तो सेंट्रल एशिया में थे, यहाँ आए ही नहीं थे घोड़े तब तक, वगैरह वगैरह। व्हाट यू डू, यू इन्वेस्टिगेट ए रियलिटी, आप एक सत्य को मटीरियली इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जिसको मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं डायलेक्टिक्स। आप ये नहीं, भक्ति में नहीं, अंधविश्वास में नहीं, आप रैशनली जाते हैं। इसलिए जब साइंस का उदय हुआ, जिस वक्त टाइम को 24 घंटों में बांधा गया, जब ट्रेन चली और आप बहुत सारी दूर की चीजें जल्दी पहुंचने लग गए, पेनिसिलिन आया जिससे आप मरते, लाखों लोग मरते थे तब, जब पेनिसिलिन आया एक, जिसे आप इंजेक्शन करते, लाखों लोग बचने लगे, जो आज भी जरूरत है, एक नया वैक्सीन चाहिए कोविड से हटने के लिए। तो ये साइंस करता है, ये आपकी वो क्या कहते हैं, अंधविश्वास नहीं कर सकता है। अंधविश्वास का एक आज ही एक नमूना ही निकला, जब वो राम जन्मभूमि की पूजा हो रही थी, जो वहां चीफ मान थे, वो पहुंच गए अच्छे अस्पताल में क्योंकि उनको कोविड हुआ है। अब उस वक्त वो पूजा के टाइम कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, लेकिन अब कहाँ गए? सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, जहां आप और हम नहीं जा सकते, वो पहुंचे गए वहां, क्योंकि साइंस ही फाइनली फैसला करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड फैसला करता है, रैशनैलिटी फैसला करती है इन चीजों की। तो ब्रेख्त ने क्या किया? ब्रेख्त ने नाटकों को कहा कि ये एरिस्टोटल के बदले में एंटी एरिस्टोटल जाऊंगा, मैं इस बहाव में जो लोग चलते हैं और नदी बहती है और उसमें बहते जाते हैं, इमोशनल में बहते जाते हैं, उसके अंधविश्वास में बहते जाते, मैं इनको जरा उल्टा चलो, उल्टा तैरो, इस बहाव में उल्टा तैरो, पता चलेगा कि क्या लहर का क्या काम होता है, उसमें कितनी ताकत होती, क्या तुम चल भी सकते हो कि नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने समाज को समझने के लिए हम लोगों को कहा कि रैशनल एटीट्यूड रखो, इमोशनल नहीं हो जाओ। जैसे कि हम बम्बई या फिल्म देखते हैं या हॉलीवुड फिल्म देखते हैं, डरते हैं, बहुत भाव में, दैट इज एरिस्टोटलियन, जिसमें छल किया जाता है। वो साइंस और टेक्निक्स ऐसे किए जाते हैं जो आप यू गेट ग्लूड, आप बिल्कुल चिपक जाते हैं उस चीज के साथ। ब्रेक ने कहा इसको ब्रेक मारो, फिर देखते हैं। अब वो कहते थे साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, आज यहाँ भी हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। मतलब उनका एक मिसाल दूंगा, क्या मतलब था उनका। एक बार उनके घर में पर्दा गिरा था, ये मैं हमेशा कहते, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है समझने के लिए। पर्दा गिरा था तो उसने अपने टेक्नीशियन को कहा जरा उसमें तार लगा देना वो पर्दा टांगने के लिए। तो टेक्नीशियन आया, उसे पर्दा टांगा, तार से टांगा हुक्स डाल के, और उसके ऊपर एक पेलमेट लगाया, वो छुप गया, अच्छा दिखा। ब्रेक ने चीखे का ये क्या कर रहे हो?
तो क्या सर पर्दा लगा ठीक तो लग रहा है? तो नहीं, लोगों को पता चलना चाहिए कि पर्दा कैसे खड़ा है, लटका कैसे है, तो छुपाना नहीं है। दे मस्ट सी द साइंस बिहाइंड इट। और ये एक मिसाल को लेके आप देखेंगे थ्रू आउट प्ले जो उन्होंने लिखे, वो आपको एलिनेशन थियोरी बताई जाती है कि वो फिर ऑब्जेक्टिव होता है, वो थियोरियां बताई जाती हैं, लेकिन उसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आप उसको थियोरेटिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली नहीं समझना चाहते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया कि ड्रामा की जो कहानी है वो एक्ट्स में नहीं बनाई, छोटे छोटे सीन्स में बनाई, जिसको मोन्ताज कहते हैं, स्मॉल स्मॉल बिट्स बिट्स बिट्स। यार बिट जो हर जो वो सीन है उनका वो अपने में कंप्लीट है, उसको दूसरे सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन लिंक कर सकते हैं मोन्ताज के जरिए, दूसरे सीन के साथ जोड़ किया, दूसरे शॉट के जरिए, और डायनेमिक्स दूसरी निकलेगी, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जाई दूसरी निकलेगी। वो ऐसा करते थे। और अगर कोई सीन उनका अगर कभी भी समझ लीजिए वो इमोशनल हो जाता था, क्लाइमैक्स के पहुंचने से पहले वो उसकी गर्दन काटते थे। काटते कैसे थे उसमें बाद में बात करेंगे, वो अलग अलग टेक्निक्स यूज किए। तो उन्होंने जो बोला वो उन्हें किया, जैसे वो रेवोल्यूशनरी थे, इसलिए वो ही बिलीव्ड इन सोसाइटी चेंज हो जाए, इसीलिए जो उन्होंने नाटक लिखे राजाओं महाराजाओं के बारे में नहीं लिखे। उन्होंने जो नाटक लिखे वो तवाइफ, उसमें मेन एक्ट्रेस कैरेक्टर होती थी, चोर उचके, चक्कूबाज, जेब कतरे, ये उसके हीरो होते थे। और वो ये दिखाना चाहते, आप राजा महाराजाओं को दिखाते हो ना, हीरोइज्म दिखाते हो, उतना ही हीरोइज्म इन समाज के हाशिए पे लगे हुए तबके के भी हैं। अगर वो मैकदनाइफ चक्कूबाज है, चोरी करता है, उसमें एक सीजर की ताकत भी है, वो सीजर की तरह काम कर सकता है। अगर एक तवाइफ है, उसमें भी एक अच्छी वुमन के सारे अंश अंदर हैं। तो बिन में जो मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टर सारा ढांचा ही बदल रहे थे सोचने का। जितने भी आप ड्रामा देखें उनके, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो ही पिक्स मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनको प्रोटोगनिस्ट, उनको हीरो हीरोइन समझ लिया, मोटी भाषा में कहते, वो उसी प्रोटोगनिस्ट बनाते थे। अब ये तो हो गया उनकी थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा। अब कैसे करते हुए बाद में बताऊंगा ये इस नतीजे पे कैसे पहुंच गए। वो आपको पता होना चाहिए, ब्रेख्त ने एक पोएम लिखी है, उसका मोटा मोटा अनुवाद ये है कि मैंने देश इतने बदले जैसे जितने लोग जूते बदलते हैं। वो भागते रहे। क्यों भागते रहे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहली वर्ल्ड वॉर, उसमें उसका देश पूरा लगा हुआ था, जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चल ही रहा था। उस बीच 30 साल उनकी और वॉर्स हुई, वो आपस में यूरोप में लड़ी जाती थी, जिनको कहते हैं रिलीजियस वॉर, प्रोटेस्ट और कैथलिक्स के बीच में, मुस्लिम्स और कैथलिक्स के बीच में वॉर चलती रही। और उस वक्त जब आप देखते हैं कि आपका सारा देश और प्रदेश जितने भी वहां हैं वो ध्वस्त होते जा रहे हैं, तो आप सोचते हैं क्या धर्म का कोई महत्व है? यहाँ इंसान तो इतने मर रहे हैं, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स चल रहा था, जो हमारी गवर्नमेंट चल रही थी, उनका क्या हिसाब किताब है, कैसे चलती हैं, कैसे ये, तो उसको भी आप इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब आप ये इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप एक दूसरे पद्धति में पहुंचते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका एक प्ले है मदर, उसमें उनका एक गाना ही है, पहली सीढ़ी से चढ़ो, पूरा पढ़ो, तभी आगे बढ़ोगे, देर नहीं हुई, अ आ ई पढ़ो, लेकिन पढ़ लो, बीच में न छोड़ो, शुरू करो, सब कुछ तुम्हें आए, फिर कमाल संभालने की तैयारी करो। या उनका इसी तरह एक गाना है, नेवर से नेवर, उसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, घर तुम जिंदा हो कभी ना कहो कभी नहीं, घर तुम जिंदा हो कभी ना कहो कभी नहीं, जो कुछ निश्चित है निश्चित नहीं है, जैसे जो कुछ है वैसे नहीं रहेगा, किसकी हिम्मत है जो कहे कभी नहीं। मीनिंग वर्ल्ड हैज टू चेंज, वर्ल्ड चेंजेस। ही बिलीव्ड कि वर्ल्ड को चेंज करना पड़ेगा, और नाटक जो उन्होंने लिखे इसलिए लिखे। अब हमारे यहाँ हिंदी रंग में से इसको जोड़ने की जो बात है वो ये है कि मैं तब एनएसडी में पढ़ता था, इनफैक्ट हम ही जनरेशन थी, हम पढ़ते थे नाटक को, स्कूल में पढ़ते थे,
तो एक सभी ये नाम आया, बर्टोल्ड ब्रेख्ट कोई है, बर्टोल्ड ब्रेख्ट कोई है। तो एक सेमिनार हुआ ब्रेख्ट पे, पता चला भाई जर्मनी का कोई प्लेयर है, और सब ये कहते हैं वो इंडिया से बहुत प्रभावित है, वो इंडियन थिएटर से बहुत प्रभावित है। अबे क्या प्रभावित है, यहाँ तो भक्ति का नाटक है, भक्ति ड्रामा, लोग सिंह कहाँ कैसे, ये सब होता रहा। इस बीच क्या हुआ, ब्रेख्ट का एक असिस्टेंट था जो कार्ल वेबर, जो जर्मनी में उनके साथ 4-5 साल चीफ असिस्टेंट रहे थे, उनको लाया गया एनएसडी में, और हमने पहला प्ले किया कोकेशन चौक सर्कल उनके साथ। अब वो जर्मन का था, तो उन्होंने उस प्ले को वैसे ही किया जैसे उन्होंने वहां किया था, लेकिन अद्भुत प्रोडक्शन था। मतलब उसके प्रॉप से 350 से ऊपर थे, प्रॉपर्टी से, यू कैन इमेजिन, इतने एक्टर, बहुत सारे एक्टर थे। नाउ जब उन्होंने ये प्ले किया, थोड़ा थोड़ा समझ आया ये चक्कर क्या है, वो क्या डायलेक्टिक्स क्या होता है, ये एलिनेशन जो कहते हैं होना चाहिए, बिल्कुल कैसे हो सकता है। लेकिन पता चला कि ड्रामा जब वो लिखते थे उसी में वो सब कुछ होता था, वो बाहर से कुछ नहीं लाते थे। आपको मैंने कहा था खड़िया का घेरा प्ले पढ़ लेना, पढ़ लिया आप लोगों ने कि नहीं? ओके, उसका एक 2-3 सीन देख लीजिए आप। उसमें एक सीन है, ग्रुशा भागती है बच्चे को उठा के। क्या कहानी है प्ले की? प्ले की कहानी है कि ग्रुशा एक बच्चा उठाती है और दाई होती है, उसको बचाने के चक्कर में वो शहजादा होता है, उसका सफर शुरू होता है, बचाते बचाते उसको सिपाही पीछे पड़ते हैं, किसी तरह से वो शादी भी बेचारी करती है नामी ग्राम, उसके बाद फिर भी पकड़ी जाती, फिर मुकदमा होता है, मुकदमे में उसको बच्चा कैसे मिलता, वो बात की बात। लेकिन जब वो बच्चा उठाती है, उस सीन को आप जरा डिसेक्ट करेंगे, आप देखेंगे वो बच्चा उठाती है, उधर कोरस कहता उसने बच्चा उठाया, पीछे मुड़ के देखा। अगर वो नहीं करता म्यूजिक के साथ तो बड़ा इमोशनल हो जाएगा। तो एक इमोशनल कंटेंट को कैसे ब्रेक मार के, ताकि जब आपको ब्रेक लगती है तो आप सोचने लगते हैं यार ये क्यों लगती है ना, तो आप इन्वॉल्व ही नहीं हो जाते, आप एक बिल्कुल तटस्थ होकर देखने लगते हैं। तो हमेशा आप देखो ब्रेक के प्लेस में ये एक बड़ा मजेदार चीज है कि कभी जो गाना भी गाएगा, जैसे ग्रुशा कपड़े धोती है उधर और उसका मंगेतर वापस आता है, वो कपड़े धोती है और उसने शादी भी की होती है उसके, वो नदी के इस पार है, वो नदी के उस पार, बीच में पानी पानी बह रहा है। तो उस पर उसे बात करते कब आए, तुम बड़े खुश होते हैं पहले, क्या तुम यहाँ आ जाओ मैं सारी कहानी तुम्हें सुनाऊं। तो उसको छोटे बच्चे का कुछ कपड़ा दिखाता, तो उसका क्या कोई बच्चा भी है तुम्हारे? तो कहती है हाँ तुम, अगर तुम आ जाओ तो सब, ये मेरा बच्चा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा। तो सोल्जर कहता है लगता किसी ने आने में देर कर दी। तो ये बड़ा इमोशनल होता है, लेकिन प्ले वहीं दोनों एक्टर खड़े हैं, कोरस आता है, कहता सुनो लोगों, वो मुंह से ये नहीं कह सकी जो मन से उसको भगत रहा था। तो वो कहते मैं ऐसे ही निकली, अपनी गाना कहानी सुनाता है, एक्टर नहीं सुनाता है। एक्शन का नैरेटिव कहाँ जाता है? नैरेटिव जाता है कोरस के बाद, कोरस से शिफ्ट करके वापस आता है, फिर वापस आके और कुछ 2-3 डायलॉग होते हैं, फिर पॉइंट ऑफ व्यू सोल्जर का आता, सोल्जर कहता है जब मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने सोचा था मैं वापस आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पहला सिपाही को मैंने ये तो यहाँ तो सब खत्म ही हो गया, वगैरह वगैरह। कहने का मेरा मतलब है, ब्रेक को, चौक सर्कल को, खड़िया के घेरे को जब आप करेंगे डिसेक्ट, आप उसमें देखोगे कि ग्रुशा की कहानी है, वो कहानी नहीं है, वो आपको पकड़ने के लिए एक धागा है। कहानी है खाना जंगी की, कू हुआ है, वहां बगावत हुई है, जो वहां पर राजा करता था गवर्नर, उसके भाई ने कू करके उसका गर्दन ही काट दी, और वो ये छोटा बच्चा चाहता कि इसको भी खत्म कर दो और आज मेरा पूरा रहेगा। वो कहानी जो एक समाज के को बदलने में लगी हुई है, एक हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है, एक खाना जंगी की लड़ाई हो रही है, एक आ जाता है जिसमें जज भी लटकाए गए हैं क्योंकि उन्हें बदमाशी वाला हिसाब किताब किया है, जजमेंटें दी है। फिर दूसरा जज आता है जो उसको बच्चा देता है, कहता है तेरा ही बच्चा है, वो कहते कैसे, माँ तो उसकी, वो कहता नहीं बच्चे। फिर कोरस आता है एंड पे, कहता नहीं बच्चे उसी को मिले जो अच्छे इंसान बनाए, ये नहीं कि उसको जायदाद मिलेगी इसे इसलिए वो बच्चा उसको दिया जाएगा। जब उसका असली टेस्ट था तब वो माँ तो नहीं दिखी, तब तो अपने जेवर और जूते उठा के भाग गई महारानी, तब तो उसने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं। तो ब्रेक क्या करता है, जो नहीं है वो निश्चित नहीं है, वो निश्चित करके दिखाता है कि पॉसिबल है समाज में बदलने के लिए। ये
ये इसका। अब दूसरा क्या होता था उसमें, इसको हम जो इसको आप जो टेक्निकली कहेंगे ड्रामा को, ड्रामेटिक प्लॉट जो आपको एरिस्टोटेलियन ड्रामा दिखेंगी उनमें प्लॉट होता है, कहते हैं प्लॉट क्या है, तब तो प्लॉट पकड़ते हैं। लेकिन ब्रेख्त के प्ले में प्लॉट नहीं होता है, नैरेटिव होता है। वो ऐसा नैरेटिव होता है जैसे कि अब मोटा मोटी मैं कहूंगा अपने देश में भी ऐसा होता है, जैसे महाभारत आपने देखा होगा। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, लाखों कहानियां हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक के अंदर। आप सिर्फ एक कहानी को पकड़ते हैं जो है कौरव पांडव की, माधवी की कहानी भी वही है, शकुंतला की भी कहानी है, दर्जनों कहानियां आपको वहीं मिलेंगी। तो मतलब शाख में शाख, शाख में शाख, शाख में शाख निकालते, कहानी निकालते, तो नैरेटिव अलग किस्म का बनता है। और कोई सीन एक्ट नहीं होता, बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे 5-5 मिनट 4-4 मिनट के सीन बनते हैं, लंबे सीन कोई नहीं बनता है, कभी नहीं होगा ब्रेख्त में। उससे क्या करता है, वो स्पेक्टेटर को ऑब्जर्वर बनाता है, ये टेक्निक वो ऑब्जर्व करता है। वो कहता है ब्रेख्त कि आप ड्रामा स्पेक्टेटर को ऐसे बनाएं जैसे कि वो जज है, सामने उसके इशू किया जाता है, वो खुद कहता है कि कौन कसूरवार है। ये क्षमता पैदा करना है, which means theater is in education also. It educates a spectator to take the decision which is based on reality and which is based on rational, scientific rational से। फिर वो कहता है सेंसेशन नहीं होता। आप देखते हैं जो प्रेसिनियम ड्रामा होता है उसमें बड़ी सेंसेशन, हम कब करते हैं ना, अरे बंद कर दो, म्यूजिक ऊपर करो, टन 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 टन, हम दुखी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वहां ये होता ही नहीं, वहां म्यूजिक की धारा ही अलग है। म्यूजिक कंपोजिशन ऐसी है कि आपको कभी इमोशनल बना ही नहीं सकती है, आप बन ही नहीं सकते इमोशनल, उस तरह का म्यूजिक है। और वहां पर अलग तीसरी इमोशन बनती है, वो होती है साइंटिफिक रैशनल इमोशन। जैसे आप दूर से तटस्थ होकर इस किस्से को देखते हैं और आप फिर कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, और आप उसके अभाव में, उसके इमोशंस में बहाव में नहीं जाते हैं। ब्रेख्त के नाटक में कर्व्स होते हैं, वो सिंपल स्ट्रेट नहीं जाता, वो 1 2 3 4 नहीं होता है, ये कर्व्स में जाता है। ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा ना, एक होता है 1 2 3 4 5 6 7, एक क्रोनोलॉजी में चलता है, ये हो गया एक टच। ब्रेख्त में गोल गोल चलता है, जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग देखा है ना आपने, कहानी चलती है यूं और आप बाउंस भी करता है, तो दैट काइंड ऑफ अ टेक्निक ही यूजेस इन दिस फिल्म्स। उधर जो होता है ड्रामेटिक ड्रामा में वहां फिक्स पॉइंट होता है, लेकिन ये यहाँ प्रोसेस दिखाई जाती है। वहां एक है कि अगर कोई भी प्ले ले लीजिए आप, आधे अधूरे ले लीजिए, एक ही पॉइंट है सावित्री के साथ मिला हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे और पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू भी आने चाहिए, वो ये करता है। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि एक सिर्फ एक ये जो है सीन एक मुकम्मल होना, खड़िया के घेरे में जब पहली बार वो भागती है ग्रुशा, पहले सीन में उस बच्चे के लिए उसको दूध चाहिए, जंगल, तो आगे खिड़की एक देखती है, वहां पर देखते हैं झोंपड़ी से एक बुढ़ा निकलता है, कहता है ये तो बड़ा ठीक है, ये यहाँ कोई सिपाही भी नहीं है, जाती है, पहले अपना दूध देना चाहती है, उसको दूध निकलता नहीं, वो बेचारी है नहीं माँ, कहती है तू समझ लेना, तूने पिया दूध, होता नहीं, कहता तू भी ऐसा ही है, फिर उसे पेशाब नहीं करता, तू गंदा करता है, ही इज ब्रेकिंग ऑल द इमोशन। तो यहाँ का तो माता माता माँ, ये होते हैं 5 बकेट रोती वो आंसू बहाती नहीं, फिर वो बुढ़े के पास जाती, बूढ़े को नॉक करती, तो बूढ़ा बाहर निकलता है, कहता बाबा मेरे बच्चे के लिए दूध दे सकते हो? जवाब देखो क्या बोलता है, कहता है दूध चाहे तो सिपाहियों के पास जा। ये ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं है, ये हिस्टोरिकल सेंटेंस है। सिपाहियों ने गांव में लड़ाइयां, ये जो खाना जंगी चली, सारे गाय लेके गए, दूध है ही नहीं, कहत पड़ी है, तो कहते थोड़ा तो दूध देता, कहता है इतने पैसे लगे, कहता है इतने पैसे नहीं, नहीं तो कहते बूढ़ा है गरीब है तो उसको थोड़ा देगा बेचारी को ना, वो भी व्यापार करता है, क्या इतने पैसे दोगी, दूंगा नहीं तो दरवाजा बंद कर देती, फिर कहता फिर देती है दूध, और अब उसे थैंक यू भी करती है और गाली भी देती है, और वो दूध देती है। मतलब एक पूरा सीन है जिसमें आपको पता चलता है वॉर चल रहा है, ह्यूमैनिटी मार रही है, लूटपाट हो रही है, इन्हीं 3-4 डायलॉगों में, और उसके बाद वो आगे निकलते, फिर आगे और कुछ होता है। इसी तरह से आपको जो भी सीन देखना होगा ब्रेख्त का, लुक इट एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि इट इज अ कंप्लीट सीन। बहुत मुश्किल होता है काटना ब्रेख्त को, बहुत मुश्किल होता है। नाउ कमिंग टू हिंदी थिएटर, ये मैंने तुमको ओवरऑल जरा सा
आपको एक ये दे दिया मैंने कि एक बैकग्राउंड, ब्रेथ कहाँ बना, क्यों बना, क्या से बना। तब जब बर्टोल्ट ब्रेख्ट का प्ले हमने थ्री पेनी ओपेरा किया और उसके बाद उसके शोज हुए, टू बी वेरी फ्रैंक मैं उसमें लीड एक्टर था। मुझे जो थ्योरी मैंने पढ़ी थी मुझे समझ नहीं आई, वो कहाँ अप्लाई वहां होती। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अस, कर ही नहीं पा रहा था मैं एक्सप्लेन, वो अपने हिसाब से बता रहा था। लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर हमारे पास आया और एक डायरेक्टर फ्रिट्ज बेनिविट्स, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है ब्रेथ के लिए हमारे देश में। फ्रिट्ज बेनिविट्स ने 68 में कि 69 में हमारे स्कूल में आए, हमारे साथ प्ले किया। वो फिर समझाने लगे, तुम ये ना समझ के एलिनेशन इफेक्ट है कि वहां कुछ धमाका, अब एलिनेशन इफेक्ट आया। एलिनेशन इफेक्ट ड्रामे के अंदर ही है। जिस तरह से ब्रेख्ट ने अपने नाटक का ये कंस्ट्रक्शन किया है, जिस तरह से उसने वो कालीन बुना है इसका, उसी के अंदर उसने हर जगह पर वो डाले हुए हैं, हर जगह पर डाले हुए हैं। तो यू जस्ट डू द प्ले द वे इट इज, यू विल सी ऑल दिस इफेक्ट्स कमिंग। बट ये है कि उनके एक्टर्स का एटीट्यूड उसने हमें समझाया। कहता तुम, हेलो मिस्टर गौरव चौहान, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, हेलो कैन यू हियर मी, हेलो हेलो, yes sir, yes sir देयर वाज सम सिग्नल कमिंग, कोई लड़का आया था। अच्छा, तो वो एक्टर जो होगा, ही ऑल्सो इज नॉट, जब वो एक्टिंग ऐसी करता है हर बार उसको इमोशन तोड़ते रहते हैं, तो उसका भी एटीट्यूड एक्टिंग ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नहीं इसके बाद कुछ और होगा इसका, तो उसमें माइलस्टोन इसी तरह वो डालता रहता है। तब ये बातें हमें हुई जब फ्रिट्ज के साथ काम किया। लेकिन उन्हीं दिनों एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट एक हुआ दिल्ली में, हमारे स्कूल में हुआ। हम लोगों ने एक फोक प्ले किया, जसमा ओडन। जसमा ओडन प्ले है, एक भवाई है, भवाई को हम लोगों ने किया क्योंकि एनएसडी के लोग हैं, बड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, हम समझते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा, जब हम उसको कहते ब्लैंक था सारा स्टेज, कोई सेट नहीं था, कुछ नहीं था, एक्टर थे, म्यूजिशियन थे, दैट्स ऑल। और उसमें हमने देखा कि जो ब्रेख्ट ने जो ये एलिमेंट्स डाले हैं बीच बीच में, कुछ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट नहीं, कुछ एलिमेंट्स वो हमारे फोक थिएटर में भी हैं। और उन्होंने बड़ा बड़ा भावा तो करे फोक में करो ड्रामा ब्रेख्ट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इट्स नॉट दैट। इफ यू डोंट अंडर, जब तक आप ब्रेख्ट की राजनीतिक दृष्टिकोण को पहचानेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो आप कुछ ने भी उसमें डाल दीजिए लोक नाट्य के चीजें, वो ब्रेख्ट नहीं बनेगा। ब्रेख्ट बनता है जब आप उनके दृष्टिकोण को भी उभारने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स आपको काफी मिलेंगे आपके फोक थिएटर में, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे जिससे वो एक इफेक्ट डालते हैं। वो रैशनल इफेक्ट या मतलब बिल्कुल आप तटस्थ होकर देखते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन ब्रेख्ट क्या करता था, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत करता था। जैसे फिल्म का इस्तेमाल वो बहुत करते थे, स्लाइड्स का बहुत इस्तेमाल करते थे। कोई भी सेट आप तो कहीं जैसे आधे का सेट आप बनाएंगे, घर बनाएंगे ना, तो आप पूरा बनाएंगे, दीवारें 14 फीट की दीवारें बनाएंगे ताकि घर पूरा दिखे। वो भी बनाएगा भी, लेकिन क्या करेगा, वो बॉर्डर से उसको छुपाएगा नहीं, साइड से वो आपको बीच में सेट बनाएगा और पीछे से जो उस पर सपोर्ट की लकड़ियां हैं वो भी दिखाएगा। कि आपको एक ये नहीं रहे कि ये आप कोई बिल्कुल रियल देख रहे हैं, नहीं, आप रियलिटी को देख रहे हैं, रियल नहीं देख रहे हैं। ये समझ बहुत जरूरी है। तो इस तरह से वो इल्यूजन्स तोड़ते थे। इसी तरह कभी प्ले आएगा, उसके बीच में एक कर्टन आएगा, उस पर कुछ होगा, स्क्रीन का कुछ होगा, फिल्म कुछ दिखाएंगे, एंड यू कैन यूज योर ओन टेक्निक्स। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो बताया वही यूज करने, आप अपने टेक्निक्स में यूज करें। उसके बाद जैसे मैं अपना उदाहरण दूंगा, मैंने भी काफी ब्रेख्ट किया है, मैं बदनाम भी हूँ काफी ब्रेख्ट करने का। एक प्ले ब्रेख्ट का है गोर्की की माँ का। माँ पढ़ा है ना नॉवल, आप लोगों ने पढ़ा होगा। माँ जो इनकलाबी बनती है क्योंकि उसके बच्चे को बचाने के चक्कर में वही इनकलाबी बनती है, बच्चा मर भी जाता है लेकिन वो रेवोल्यूशन, रूसी रेवोल्यूशन को आके ले जाती है। उसमें बड़े सेट हैं, फैक्ट्री का सेट है, फिर घर का सेट है, मास्टर जी का कमरा है, माँ का कमरा है, रेवोल्यूशन है, चौक है, जैसे रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है।
अब हम जैसे लोग, जब हमारे पास पैसे ना, हाउ डू यू डू इट, और आप एक एस्थेटिक्स का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे शास्त्रीय संगीत, थोड़ा शास्त्रीय लोक नाटक को समझते, मैं आपको पता है एक चीज होती है यवनिका, होती है ना यवनिका, एक रंगपट्टी जिसे आप कहते हैं, मैंने रंगपट्टी का अलग इस्तेमाल किया। उसमें मैंने क्या किया, रंगपट्टी पे, व्हाइट रंगपट्टी पे ब्लैक बॉर्डर था, और अंदर अगर जेल है, सलाखें लगी हैं और लिखा है जेल, और जो आती थी उसके पीछे एक्टर होते थे, करते थे। फैक्ट्री है, फैक्ट्री गेट बना दिया अलग, लेकिन उसका जो मैनिपुलेशन था वो आएगा और कैसा जाएगा, उसको हमने थोड़ा सा स्टाइलाइज किया। विद रिजल्ट ये होगा कि हमारा प्रोडक्शन, जिसको हमने पता नहीं कितनी सेट, 12-13 सेट लगते, कोई सेट ही नहीं लगा, ब्लैंक, बस एक प्लेटफॉर्म और बाकी स्टेज था, उसमें सारा प्ले हुआ। लेकिन हमारा म्यूजिक जो था, वो जो करना था, वो हम लोगों ने मौन प्रीति से कराया, और उसमें उन्होंने गद्य को गाने में तब्दील किया। गाना है उल्लास हुआ, तुम्हारे बेटे को गोली मार दी गई है, वो गोलियां उस जैसे मजदूरों ने बनाई थी, और तो और जिन्होंने उसे गोली मारी वो भी उसे अलग नहीं थी। ये डायलॉग था। लेकिन हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने देखा कि इसके अंदर रिदम है, उन्होंने हमें दिखा, ताजा उल्लास हुआ, तुम्हारे बेटे को गोली मार दी गई है, वो गोलियां वो जैसे मजदूरों ने, और देन सिंपल नोटेशंस में हमने किया, ऑर्केस्ट्रेशन नहीं किया, हरकतें नहीं की, सजाया नहीं, क्योंकि ब्रेख्त के प्ले में आपको सजाने की बहुत टेम्पटेशन हो जाती है, बहुत टेम्पटेशन है इसमें, अपने को रोकना और अपने को संयम में रखना इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दैट। और हमारा जब ये प्ले हुआ, इट वाज, उसके काफी आर्टिकल्स आएंगे, दिस वाज प्योर ब्रेख्त। फिर इसी तरह जवाहर पटेल ने किया था, उन्होंने प्ले किया था मराठी में तीन पाशा तमाशा, उन्होंने वो उसमें फंस गए ओपेरा में, उन्हें चकास रॉक म्यूजिक, ये म्यूजिक, वो म्यूजिक करते करते भव्य प्रोडक्शन, ग्रेट सिंगिंग, बट ब्रेख्त वाज लॉस्ट, ब्रेख्ट्स ideology was lost, Brecht's theater was lost, it was not there, it could have been any other play, there was no need for you to have Brecht as a person. और इसी तरह बाकी जो डायरेक्टर्स हमारे पर्टिकुलर थिएटर में हमारे यहाँ हैं, मैंने प्ले किए हैं ब्रेख्त के। बेनिफिट्स जो आए, बेनिफिट्स ने मध्य प्रदेश में किया, बंगाल में किया, केरला में किया, ब्रेख्त ही करते रहे, ही इज वन ऑफ द ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ ब्रेख्त। और ट्रांसलेशन की तरफ और एक पंगा हो जाता है हमारा, जो हम ब्रेख्त को ट्रांसलेट करते हैं, अगर हम अंग्रेजी से में हिंदी में करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत आती है, वी कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको जर्मन आदमी ही लाना पड़ेगा, जो आपको बराबर थोड़ा सा उसको देगा करने के लिए, क्योंकि इमेजेस को कैसे निकालेंगे। तो लेकिन हमारे ड्रामा स्कूल से पहले दिल्ली में 58-59 में एक कंपनी बनी थी, हिंदुस्तानी थिएटर कंपनी, बेगम जैदी ने बनाई थी, और सत्यू साहब ने खड़िया का घेरा पहला किया था। उसमें पोइट्री, पोएम्स लिखी थी निजाज हैदर ने, बहुत अद्भुत एक्सपेरिमेंट रहा था, उसको माना जाता था। और इनफैक्ट दैट वाज द बिगिनिंग, जब सत्यो जर्मनी गया था, जर्मनी से वापस आया, शुरू किया। लेकिन अब अगर आप देखे हैं, आप हंसोगे, इंडिया में कोई जगह नहीं, मैं कहता हूं ना, मोस्ट पॉपुलर इंडियन प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेख्त, तो हिंदुस्तानी हो गया। बंगाली ने उसको ऐसा अडॉप्ट किया है, अजितेश ने किया है, अजितेश बंगाली ने किया, रुद्र ने किया, शेखर चैटर्जी ने किया, काफी ने किया, कारण ने भी किया, उन्होंने गुरुमर सजवान किया था, अमाल ने किया प्लेस। मगर मेरा जो थोड़ा सा ये रहता है कि ऑल ऑफ देम, क्योंकि कहानी इतनी सुंदर होती है उनकी, इतना अच्छा है, दे गेट एम्प्टेड टू द कंटेंट, नॉट टू द डायलेक्टिक्स। वो एक बड़ा अजीब चक्कर, ये ऐसा है कि पहाड़ पे चढ़ना है, एक रास्ता जो आसान से आप चढ़ते पगडंडी से पहुंच गए, अब दूसरा जो रास्ता लेता है वो जंगलों से होके, वो 10 चीजें और देखता है, तब ऊपर जाता है, तब ऊपर पहुंचता है। तो यू हैव टू डिसाइड, अगर आप बर्टोल्ट ब्रेख्त को करेंगे तो आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज
his philosophy. He has a philosophy of theater which is anti-Aristotelian, which is reverse of what world was doing till then. This is the first thing. Then that goes to the philosophical part. Technical part, practical part of doing thing is dissecting the play episodic. It's like a episodic, छोटे छोटे सीन है, उनको कैसे आप एक धारा में बनाएगी, आप क्या काट सकते हैं, क्योंकि उनके प्लेस बहुत लंबे होते हैं. अब आजकल ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि क्या काटे क्या न रखे. दिस आफ्टर डायरेक्टर हु विल डू इट. अब एक जमाना आया था, इट वाज इन 80s में, ब्रेक ऐसा हो गया था जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है, सारी शहरी ब्रेक कर रहा है, ब्रेक 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 ब्रेक, एवरीबॉडी वाज डूइंग ब्रेक, एंड सडनली रुक गया, फिर कोई नहीं कर रहा ब्रेक. रीजंस कैन बी मेनी कि बहुत ज्यादा हो गया, बट मुझे लगता कि हिंदी में ब्रेक किया, मैंने किया है, बेनिविस ने किया है, कारंत ने किया है, अमाल ने किया है, एंड और किसने किया, मे बी मोहन महर्षि ने किया, मोहन महर्षि भी किए थे. दैट्स ऑल, बट नॉट बियॉन्ड दैट, ज्यादा हुआ नहीं. अब ब्रेक की एक बहुत बड़े कवि भी थे. आप इसको ये ना समझ लेना कि आप सिर्फ प्ले राइट को लेंगे, कि उन्होंने जर्मनी की कविता को ही बदल दिया, नया ऊर्जा आ गई थी उनकी कविताओं से. जैसे उनकी एक कविता, मैं छोटी कविता यहाँ ज्यादा सुना नहीं पाऊंगा, अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी करूंगा. मास्क ऑफ इविल, इविल का मखोटा, इविल का होता है ना मखोटा, कहता है, ऑन माई वॉल हैंग्स अ जापानीज कार्विंग, लकड़ी का एक मुखौटा, एक लकड़ी का बना हुआ मेरी दीवार पे लटका हुआ है. द मास्क ऑफ इविल डेमन डेकोरेटेड विद गोल्ड लैकर, चाइनीज के होते हैं ना वो वाले मुखौटे होते हैं, कहते बहुत सारे सुनहरे रिबंध डाले हैं, सजाया हुआ मेरे कमरे में. बड़ी सहानुभूति के साथ में उस मास्क को निखारता रहा, ऑब्जर्व करता रहा. उसकी जो ये वेन्स हैं वो फूली हुई हैं, फोरहेड फूली हुई हैं, इंडिकेटिंग, ये सब जो सारे नसें तनी हुई है, बहुत टेंशन में है वो मास्क, कि व्हाट अ स्ट्रेन इट इज टू बी इविल. इविल बनना कितना स्ट्रेनियस है. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक दुनिया जो है, पर्टिकुलर मुझे लगता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजिज्म आया उनके देश में, नाजिम के चक्कर में इनको भागना पड़ा वहां से. नहीं तो क्योंकि उस वक्त बहुत सारे साइंटिस्ट, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स भाग गए जर्मनी से, सारा जर्मनी खाली हो गया, फिर ग्रे मैटर सारा निकल गया था बाहर, ये भी बाहर निकला. फिर ये अमेरिका गया, अमेरिका में भी इस पे बहुत सारे, एक वहां पर हुआ था अन अमेरिकन ट्रायल्स, सीक्रेट ट्रायल्स सब पे हुई, जो बाहर से आए थे, कि यहाँ कोई कम्युनिस्ट तो नहीं है, कोई ये तो नहीं, कोई. तो ये जो कहानी है कि एक एहसास देना कि व्हाट इज रिलैक्सेशन, एक बिना तनाव का जो शरीर है वो सोच सकता है, उसकी नसें नहीं फटती हैं, वो रैशनल हो सकता है, वो साइंटिफिक हो सकता है. ये सिंपल सा मतलब. इसी तरह बहुत सारी उन्होंने पोएमें वॉर पे लिखी है. वॉर पे जैसे उनकी एक पोएम है कि व्हाट डिड द सोल्जर्स वाइफ रिसीव, सिपाही की विधवा को जंग से क्या मिला, मियाँ के फटे जूते और उसकी वर्दी. देशभक्ति तो बहुत बड़ा ड्रामेटिक चीज है ना, भारत माता की जय हम भी करते हैं, अभी मर गए लोग तो उनके गांव में जाते हैं, वो सारे लिखे, फिर खूब सारे प्रॉमिस होते हैं हमारे, बट इन रियलिटी व्हाट हैपेंस, वो अकेली रोती है, उसके छोटे बच्चे दो होते हैं, उनका भविष्य पता नहीं क्या बनेगा. मोस्टली इट इज अ सैड स्टोरी. इवन बड़े ऑफिसर्स को भी लास्ट जब करगिल वार हुई थी, मुझे याद है, पेट्रोल पंप दिए जाएंगे. एक के फादर तो टेलीविजन पे भी आए थे, उन्होंने कहा था मुझे इतने 10 साल हो गए भटक रहा हूँ, कहीं कहीं नहीं मिला, मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिला. तो
that is when the evil starts working on you and you do not look rationally. Is it possible to do it? War is always bad, whether it's मेरे यहाँ है या किसी आके है, war is not जोड़ेगी हमको. Brecht talks all about that wars. उसने इतनी लड़ाई का बड़ा देखा है. उसके उन्होंने और एक काम किया, बहुत सारे प्ले उन्होंने पुरानी क्लासिक्स से लिए, जैसे शॉक सर्कल का है, ये कॉकेशियन की एक कहानी है, सेंट्रल एशियन कहानी है. शेक्सपियर से कुछ नाटक लिए, उनको अपनी तरफ से अडेप्ट किया. ग्रीक नाटक कुछ लिए, उनको अडेप्ट किया. इन पर उनको उनके बाद कहावत भी है कि वो बहुत अच्छे चोर थे, कहाँ से लाते थे, क्या करते थे, कैसे जोड़ते थे. इसके बारे में मार्किस ने कहा ना, यू डोंट नो व्हाट इज कुकिंग इन द राइटर्स किचन. वो कहाँ से क्या चीज आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, to prove his point. Brecht was doing all that. He was trying to prove his point through these things. And I think हिंदी ड्रामा में मुझे अभी कोई 20-25 साल से लगता है कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है, कहीं नहीं है, बिल्कुल ठहरा हुआ है. कोई इतना कुछ इस देश में हो रहा है, मतलब कि भी कोरोना से देखो क्या क्या नहीं हो रहा है. कविता में मिलेगा, कहानी में मिलेगा, नावल में भी आएगा, नाटक में नहीं है. तो मुझे लगता है कि जब हम ब्रेख्त की बात करते हैं तो एक अपने साथ सवाल करना चाहिए, क्या हम समाज के लिए कुछ आज कर रहे हैं? क्या समाज में जो कुछ भी आज हो रहा है उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन थिएटर को नहीं करनी चाहिए? और मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है. थिएटर क्या ये भूल गया अपना कर्तव्य? चाहे वो ग्रीक के टाइम पे वो अपने धर्म के हिसाब से करते थे, फिर दूसरे धर्म के आए. हम अपनी डेमोक्रेसी की हस्ती से कर तो सकते हैं ना, बट वी डोंट डू इट. सो ब्रेख्त विल टेल यू कि then why are you doing plays, why are you doing theater? अगर तुम्हें बंबई जाना है वहां काम करें, थिएटर नहीं करो. Don't waste your time in theater. क्योंकि थिएटर is a revolutionary art. It is the art of dissent. ये डिसेक्ट कर देता है चीजों को. हर चीज को आप टिप्पणियों पर जब प्ले पढ़ेंगे, एक्चुअली it should be in the class. I can show you the slide, I can show you many things. क्यों I dissected before you what is happening. भी तो इतना ही जनरली हो सकता है कि he was a playwright जिसने 20th century में सारे थिएटर की दिशा बदल दी, थिएटर को समाज के करीब लाया, राजा महाराजों से निकाला. और एक क्योंकि साइंस का इतना उदय हुआ था, और उस साइंस के एटीट्यूड को, उसकी फिलॉसफी को थिएटर में लाना, थिएटर में इकोनॉमी में लाना, इकोनॉमी और थिएटर को मिला के फिलॉसफी में लाना, ये काम ब्रेख्त करता था. ब्रेख्त प्लेराइट सिर्फ ये नहीं, प्लेराइट इज अ फिलोसोफर, प्लेराइट इज अ सोशल बीइंग, इज अ सोशल साइंटिस्ट. देन ही कैन वर्क ऑन दिस थिंग्स. ये सिर्फ ये नहीं कि कहानी ली, मुझसे मेरा मजाक है कि मैं जो हिंदी राइटर को मजाक है, मेरे दोस्त है, मैं कहता हूँ तुम लोग क्या करते हो, कहानी लाते हो और उसके संवादों में तोड़ के देते हो, मुझे कहते हो नाटक हो गया. लेकिन उसमें वो चैलेंज ही नहीं है जिसको हम क्राफ्ट कहते हैं, ड्रामेटिक क्राफ्ट, जो ब्रेख्त में है, बाकी प्लेराइट्स में, बाहर के प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेराइट्स में. हमारे यहाँ क्राफ्ट क्या होता है, उसका कारण ये है कि हमारा प्लेराइट बहुत दूर है हमसे, नाटक के नजदीक नहीं है. वो नाटक देता हम करते थे, आया देखें तो मेहरबानी है, वो भी नहीं, जुड़ता नहीं कभी हमसे. वहां पर प्लेराइट इज अ प्रोफेशन, प्ले राइटिंग इज अ स्पेशल आर्ट. तो जो वो प्ले, उनको सारा साइंस पता है, व्हाट इज पॉसिबल ऑन इन थिएटर एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल इन थिएटर. मैं आपको, मेरा एक बड़ा मशहूर नाटक रहा है कबीरा खड़ा बाजार में, विषम जी का पितामह है मेरे, बहुत प्यार करते थे मुझे, मैं भी उनको बहुत इज्जत करता था. लेकिन जब वो लिखते थे वो क्राफ्ट सोचते ही नहीं थे. वो समझ नहीं आता कि दो दरबार के सीन कबीरा में होता था, एक वो काटा है बाद में हम लोगों ने, काशी नरेश का सीन इमिडिएटली, उसके बाद ब्लैक लाइट के बाद दूसरे बादशाह का सीन. कहाँ से हो सकता है पॉसिबल है, कौन सी इंडियन स्टेज पे हो सकता है? दीज आर द साइंसेस ऑफ थिएटर, टू लर्न द टेक्निक, साइंस एंड ऑफ थिएटर. जिस तरह से एक कालीन बुनने वाले को पूरे फार्मूला पता होता है, ये इस धागा कहाँ जाएगा, ये धागा कहाँ जाएगा, मोटा मोटी जानते हैं, बट अदरवाइज सोशल कॉन्शियसनेस के हिसाब से आई थिंक वी आर मोर बैकवर्ड नाउ, वी आर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू दैट. तो ब्रेख्त की बात आज करना हिंदी रंगमंच में, मुझे लगता है ऐसा है कि
ब्रेथ एक अलग है और हमारा थिएटर जो है हिंदी का वो कहीं और अलग है हमारे साथ में। ब्रेथ के साथ वो चाहे लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, जो सवाल उठाते हैं, जो डिसेंट करते हैं, जो आवाज उठाते हैं, तो जैसे जो पूछे वैसे नहीं मानते उसको, वो उल्टा सोचते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। और वैसे नाटककार और वैसे शिल्पकार, नाटक के शिल्पकार वी डोंट हैव। आई एम सॉरी, बहुत बुरा लगता होगा अगर मैं कहता हूँ राइटर्स के बारे में, बट वी डोंट हैव। थैंक यू। बिल्कुल सर, हम सहमत हैं आपकी बातों से कि क्यों ब्रेख्त ने 20वीं सदी में जो एक विचारधारा दी रंगमंच में, खासकर कविताओं की। सर आपने बात की अभी वार की जो कविताएं हैं, विश्व युद्ध को लेकर जो कविताएं हैं, एक मशहूर कविता सर मैं जरूर उसका जिक्र भी करना चाहूंगी कि जब अमेरिकी सिपाही ने मुझे बताया कि अच्छी खाई पी जर्मन लड़कियां सिगरेट के एक पैकेट से और निम्न मध्य वर्ग की लड़कियां चॉकलेट से खरीदी जा सकती हैं, तो कैसे ब्रेख्त क्या ने अपनी कविताओं में जर्मनी और पूरे विश्व युद्ध की स्थितियों को बयां कर दिया। सर वाकई आज की जो चर्चा रही सर, आपने नहीं, इतने मैं उसमें सिर्फ भी दूसरा ये भी है ना, जो भुगतता है ना, जी जो आग की आंच के सामने खड़ा तो उसकी गर्मी को समझता हूँ, वो स्पर्श जब तक न हो, जी घर बैठे अच्छी चाय अच्छी नौकरी करके मैं कर पाऊंगा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन जी है। बिल्कुल सर। तो सर वो आपने इसलिए उनकी वो कविता है ना कि मैंने आई चेंज माई शूज, आई चेंज कंट्रीज लाइक पीपल चेंज शूज। बेचारा भागता रहा। बिल्कुल सर, आपने उनके मशहूर नाटक खड़िया का घेरा के बारे में भी चर्चा की। सर मैं चाहूंगी कि उनका एक और जो एक नाटक है द लाइफ ऑफ गैलीलियो, कुछ उसके बारे में भी, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं छात्र, और सर आपके कई छात्र हमारे बीच श्री अशोक मिश्रा सर भी जुड़े हैं मुंबई से। अरे वो तो दोस्त है मेरा। अशोक जी नमस्ते। नमस्कार। बहुत क्या हाल है? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के और सुन के। रैना सर मेरे गुरु हैं। जी सर। अरे इनसे रायपुर से मैं कौन आए? रायपुर में इन्होंने एक वर्कशॉप किया था जबरदस्त, जी सर। जिसमें हम लोगों को इन्होंने राह दिखाई कि रंगमंच क्या होता है, बिल्कुल और उसी को लेके हम लोग चले। मैं तो इनका इतना दीवाना हो गया था कि मैं इनके तरह से चलने लगा था, बोलने लगा था, इनकी तरह से बैग बनवा लिया था मैंने, एक शर्ट सिलवा ली थी इनकी जैसी। मतलब इतनी छाप पड़ी थी शोर मेरी तो हमारी जिंदगी वैसी है यार, क्या में। है? तो इतनी छाप पड़ी थी मेरे जीवन में इनकी, और मेरे हमेशा बहुत काम आया इनका जो भी ट्रेनिंग थी इनकी। और आज मैं जो कुछ हूँ उसमें रैना सर का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा एनएसडी जाना अरे भी नहीं, रैना सब सर अपने की अपने वजह से हुआ। अपने अपने ये सब अपनी बड़ा ऊर्जा अच्छा से है। ही सब होता था। और सर का मैं दीवाना हूँ, उनके नाटकों का, निर्देशन का मैं दीवाना हूँ। वो अद्भुत आधुनिक दृष्टि संपन्न निर्देशक हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो खूब डायरेक्ट करें और मैं फिर उनके साथ काम करूं। जी धन्यवाद सर, सर, कंटिन्यू। आप जुड़े जी जी। सर, धन्यवाद। अच्छा, सुरभि आप कह रहे हैं ना, मैं बेनिफिट से मुझे एक बहुत सुंदर बात कही थी गलीलियो के बारे में। जी तो उसमें चीज है ना कि जब इंक्लूजन होता है तो उसको कहते हैं जमीन गोल है, ये नहीं गोल, उसको पता है ये जिंदा स्टेक करते हैं, दोनों जिंदा जलाते थे, स्टेक करते थे जैसे जो खुद चला, क्योंकि चर्च का पैसा लेके करना और वो चीज करना जो कि धर्म के विरुद्ध में है, बहुत महत्वपूर्ण है वो बात उसकी। तो उसका आंद्रे होता है, उसका छोटा बच्चा होता है जो उसका ये चेला होता है, उसको सिखाता रहता है। तो ये अंदर जो के कहता है, उसको कहता है बता भाई, आखिरी बार पूछने से भी गो की चपटी है, कहता आपके चपटी होगी। जान बचा के बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है और बाहर बच्चा, इनोसेंट बच्चा जिसका भगवान नाम गैलीलियो है, कहते तुमने क्या किया, तुम बेईमान हो, तुमने धोखा वगैरह बहुत कर। वो कहते अंदर मेरे कहने से कुछ नहीं होगी, वो जैसे वैसी है, बिकॉज आई से इट इज नॉट गो डजंट मीन एनीथिंग, वो गोल ही रहेगी। तो वो तो फंडामेंटल वही है, अपनी जान बचाई मैंने। दो तीन चीजें हैं मुफ्त। इसी से गैलीलियो कोपरनिकस भी था ना, क्या जो भी आप कोई बात
नई बात तो यहाँ भी होता है ऐसे क्या, यहाँ भी। अब मुझे माफ करना, मैं जरा सा पॉलिटिक्स जिस तरह से एक ऐसे रामानुजम का था जो विश्व में बड़ा मशहूर है, जितने भी रामायण है उन्होंने लिखा, उन पर एक लेख है, बहुत बड़ा लेख है, जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्चर्स पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था वगैरह था, वो खुद शिकागो यूनिवर्सिटी में थे, पोएट थे कनाडा के, बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत उम्दा पोएट थे। तो उसमें उन्होंने सारे रामायण का जिक्र किया, तो वो सिलेबस से निकाली गई पिछले रामानुजन का निकाल, तो सब शोर मचाया, ये कैसे कहता नहीं, ये गलत है, ये रामायण के बारे में ऐसा कहता है, ये इतने सारे कहानी है। तो सबने क्या किया, इससे क्या, वो तो तमिल रामायण है, कश्मीरी रामायण है, पंजाबी रामायण है, कन्नड़ रामायण है, जिनमें अपनी अपनी इंडोनेशिया का रामायण, वो क्या रहेगा नहीं क्योंकि आपने निकाला। तो वक्त जब आते हैं कभी देश में कभी दुनिया में, उन्होंने भी इसी लिखा था प्ले। हो क्या रहा था जर्मनी में, अगर आप थर्ड रिक के साथ नहीं थे तब इधर की भाषा करते तो आप दुश्मन थे, और लाखों लोग उन्हें गायब कर दिए। तो उस पर उन्होंने ये ड्रामा लिखा था। इनफैक्ट ये ड्रामा सत्य के बारे में है, गैलीलियो का ड्रामा। जी। और एक साइंटिस्ट का, यहाँ पे साइंटिस्ट जमीन बोलता है, बट आप उनके संवाद जब पढ़ेंगे तब आपको चलोगे, वो आज के संवाद हैं। चाहे ये इराक में भी, इराक ने क्या टर्की में भी हंगामा आजकल बहुत है, जहाँ पर एक पुराना चर्च था, उस मस्जिद बनाई गई, पिछले हफ्ते नमाज पढ़ी गई, पिछला जैसे हमारा यहाँ होता है। तो वो प्ले बहुत ही पॉलिटिकल प्ले है। अगेन ही यूजेस म्यूजिक, हाँ यूजेस म्यूजिक में, तो गैलीलियो कौन से गाना गाएगा बताओ? गैलीलियो तो हमें लगता नहीं साइंटिस्ट लोग गाते नहीं। So he uses all these techniques, all these devices, all these gags, और उसमें से नहीं, अगर जिंदा होते पता नहीं आप नहीं क्या डालते थे, भगवान जाने क्या क्या डालते थे। बिल्कुल सर। Prove his point. That's why उन्होंने अपने थिएटर को एपिक थिएटर कहा। एपिक जो होता है वो एक कहानी नहीं होता है। एपिक से उसकी छोटी छोटी लघु कहानियां बहुत है। महाभारत जैसा एक ट्रंक है, वो दर्जनों कहानियां हैं, चारों तक दर्जनों क्या हजारों कहानियां हैं। तो एपिक covers the universality. It looks at the universality of it. बिल्कुल सर, जैसा कि हम लोग, हाँ बिल्कुल सर, हम लोग जैसा कि ये भी सुनते हैं ब्रेक्ट को लेकर कि वो अपनी एक रचना करके उसे छोड़ नहीं देते थे, लगातार उसे परिमार्जित करते रहते थे। जी। कार्ल वेबर ने कहा, क्योंकि असिस्टेंट रहा, the most unsatisfied playwright director you ever meet. शो चल रहा है, शो के बीच में एक्टर को लाइन भेज रहा है विंग से, ये बदलो ये पढ़ो, दूसरे दिन आता है ये गलत है, दूसरी लाइन ये ले लो। He was all the time improvising, all the time changing, all the time ready to learn, all the time never satisfied. जो उसके बारे में बहुत कहावतें हैं। अच्छा, सबसे मजेदार जो बात है मैं कहूंगा, ये हम थिएटर वालों के लिए, जो मुझे ब्रेक में देखी और स्टेनिस्लाव्स भी देखी, जो उनके दाएं बाएं थे वो बड़े जीनियस थे, वो छोटे मोटे कार नहीं थे। अगर ब्रेक है तो उनके साथ है एक जो म्यूजिक डायरेक्टर था, और है, एलेना वाइगल है, जो एक दूसरे के साथ डायमेट्रिकली अपोजिट एटीट्यूड के लोग थे। बात करते थे लेकिन बात को कॉन्ट्रडिक्शंस होते थे, दे नेवर एग्रीड। इसी तरह जब मास्को थिएटर में स्टेनिस्लाव्स्की ने चेखोव प्ले की है, चेखोव की आप खतों किताब पढ़ रही है, कभी गालियां देता है, ये कोई नहीं था मेरा प्ले। चेरी ऑर्चर्ड में उसने उसको ट्रेजेडी बना दिया, इसमें झगड़े चलते रहे, बट तभी एक साथ काम करते। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अगर आपको हर आदमी ऐसे ही मिले जैसे तो आपकी शाबाशी, हाँ तुम बहुत अच्छे, तो चपटागिरी से कहते ना हम। ने मुझे एक दिन कहा, वो कन्नडी बल्ली प्ले कर रहे थे में, तो ढीला विला था तो हम उसका स्ट्रक्चर ठीक कर रहे थे। तो एक दिन शाम को मैंने कहता यार तू कर ले काम जरा, मैं रिहर्सल करता ठीक कर रहा। तो फिर एक चीज किया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा
जी आज बहुत मजा आया, वो सीन आपने क्राउड सीन उसमें ये भी हुआ, सवाल बहुत अच्छा हुआ। मुझे बहुत अच्छी लाइन कही, कहती तुम दोस्त बन रहे हो मेरे, तुम नहीं कर रहे हो। यू नीड क्रिटिक्स टू क्रिटिक्स, यू नीड पीपल हु क्वेश्चन यू। और उनको, और मुझे सच्ची कह रहा हूं, मुझे किस्मत में बहुत अच्छी चीज ये है कि मेरे कोई दोस्त ही नहीं, मेरे सारे दुश्मन लगते हैं। घर पहुंचता हूं तो क्रिटिसिज्म करते हैं, जो भी मैं काम करता हूँ दोस्त ऐसे हैं कि पैरामीटर इतना लंबा, बट जब भी मैं कोई भी काम करता चाहता हूँ, अगर इन्होंने ठीक कहा या नहीं तो भाई नहीं, ठीक नहीं है। तो आप भी उस तरह की संस्था चलाइएगा, हाँ करने वालों को काम रगड़, जहां ऊर्जा वही निकलेगी ना, हाथ जब रगड़ते दोनों से तो घर में आती है। तो जी जी सर, बिल्कुल। टेक पीपल हु डोंट एग्री विथ यू एंड देन यू ट्राई टू वर्क टुगेदर। आप देखिए आपकी ऊर्जा, आपका ताकत देखिएगा आप कितना होगी। बिल्कुल सर, एक और जो उनका महत्वपूर्ण नाटक है सर, और तिरुउई, जिसके लिए उनको जर्मनी छोड़ना पड़ा, तो सर मैं चाहूंगी थोड़ा सा और तिरुउई नाटक पे भी सर कहें आप। यार ऐसे कहना, थ्रो इज अ मास्टरपीस, बहुत बड़ा मास्टरपीस है। उसका मैंने एक बर्नान सैमुअल प्रोडक्शन भी देखा था। पत्रू ये है टुच्चा, एक कुत्ता ऑलमोस्ट, जो सड़कों पर खाता है, जो सब्जी मंडी में व्यापार, छोटा व्यापार करता रहता है, वो कैसे उभरता है, कैसे कंप्रोमाइज करते, कैसे क्रिमिनलिटी करते करते एक स्टेट टेक ओवर करता है। ये है कि अगर आपके सारे केमोक्वेल सारे सत्यानाश हुए हैं तो इट इज पॉसिबल। अमेरिका में ये हुआ है, ट्रम्प जो आया है उसकी भाषा देखो तो क्या क्या बोलता है वो। आज भी सुन रहा था मैं आपके बारे में, ये अपना ये वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्शन लड़ेगी उसके बारे में क्या क्या बोलता है। मेरा तो भाई बैटरी खत्म हो रही है। तो it is possible like Pakistan, it is possible not, it is possibly possible in India also। मैं अतुल के बारे में इतना ही कहूंगा कि एक रियली जो मतलब ठीक कूड़ा खाता था, वो धीरे धीरे कैसे स्टेट कवर करता है और क्या करता है, कैसे सारे दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ सर की बैटरी खत्म हो गई, तो जुड़ेंगे सर। हाँ सर, समापन की ओर है हम लोग, और सिर्फ सर कुछ जिज्ञासाएं हैं जो, ठीक है सर, वेट करते हैं 2 मिनट और। उनसे बोलिएगा कि कल फिर आए वो। ठीक है सर। ऐसे समाप्त कैसे कर लेंगे? वो किसी पे कॉल कर रहे हैं मुझे, 1 मिनट सर। हाँ, एम के रैना सर पूछ रहे हैं कल कितने बजे आप लोग पुनः जुड़ना चाहते हैं, तो सर गप्पे मारेंगे। 4 बजे कर लें क्या? 3 बजे लंच वंच हाँ चलता तो रहता है। 4 बजे या 5 बजे? जब उनको सुविधा हो। 4 बजे कह रहे हैं सर, 4 बजे कह रहे हैं, तो 4 बजे हम फिर सुनेंगे सर को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। आप सभी सुधीजनों का पुनः धन्यवाद और आभार। और कुछ तकनीकी समस्या है, चूंकि हम लोग अभी वर्चुअल जब हम जुड़ते हैं तो इन सारी समस्याओं को अपने मन में बैठा कर हम जुड़ते हैं कि हो सकता है ऐसी समस्या हो। तो सर पुनः 4 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे, आप लोग आमंत्रित हैं कल शाम को 4 बजे। सुरभि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे आयोजन के लिए। धन्यवाद सर। जी जी, तो कल 4 बजे मिलते हैं। जी जी सर, जरूर जरूर 4 बजे। ओके ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।